स्वागत है आपका स्कूल स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु मतलब कि सूक्ष्मजीव मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। आप सभी ने आसपास में पौधे और जंतुओं सहित अनेक जीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है, उसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे हो जाते हैं और उन धब्बों को आप आवर्धक लेंस से सहायता से देखेंगे तो काले धब्बे गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। वे क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव जैसे कि आप बगीचे अथवा मैदान में से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, उसमें जल डालिए और फिर आप उसका जल बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद को स्लाइड में रखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत से जीवाणु विषाणु सूक्ष्मजीव मौजूद हैं। इसी प्रकार आप एक तालाब या पोखर से जल की बूंद ले आइए और उसको कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखिए, उसमें भी आपको बहुत से जीवाणु और सूक्ष्मजीव दिखाई देंगे। इन परीक्षणों से पता लगता है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है इन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है। सूक्ष्मजीव को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक हम आगे उनके चित्र देखेंगे। विषाणु, वायरस भी कहते हैं इसे, ये भी एक सूक्ष्मजीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। केवल परपोषियों में ही गुणन करते हैं, मतलब कि परपोषियों में ही रहते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गणन करते हैं। जीवाणु का चित्र भी आगे दर्शाया गया, हम देखेंगे आगे। कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू बोलते हैं जिसे, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होती है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा विषाणु लेकिन वायरस से होती है। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं। इन सभी को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका चित्र देख लेते हैं। यह है जीवाणु जिसका क्या नाम है? स्पाइरल जीवाणु। यह है छड़नुमा जीवाणु। आगे देखते हैं, यह है क्लाइमोडेमस, यह है स्पाइरोगायरा, यह अमीबा, यह पैरामीशियम। आगे देखते हैं, यह है राइजोपॉश, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे उगता है। ये ब्रेड जब खराब हो जाती है तो उस पर ग्रीन ग्रीन जो होता है वो यही होता है। फिर पेनिसिलियम, इससे दवाई बनती है। यह है एस्परजिलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? ये जीवाणु है, विषाणु है, जिसे वायरस कहते हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव एक कोशिकाएं होते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे शैवाल और कवक। मतलब कि सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये बर्फीली शीत से ऊष्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ ठंड है वहाँ पर भी रह सकते हैं और रेगिस्तान में रह सकते हैं। मरुस्थल दलदल में पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्मजीव और हम, जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ हानिकारक हैं तथा जीवों में रोग के कारक भी हैं। आइए हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले मित्रवत सूक्ष्मजीव, जो हमारे मित्र हैं। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक बनाने के लिए। प्राचीन काल में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग अल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जंतुओं द्वारा किया जाता है तथा हानिकारक पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि मृदा उर्वरता में भी वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण आदि।
दही और ब्रेड बनाने में। आप सभी ने कक्षा 7 में पढ़ चुके होंगे जीवाणु दूध और दही के परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आप भी ट्राई करिएगा। आप गुनगुना दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा दही मिलाइएगा, देखिएगा वह जम जाएगा। वह किससे जमता है? दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें से लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु प्रमुख है, जो कि दही में परिवर्तित कर देता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। और जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, इडली और सूजी, इडली व भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है? इसके लिए आप एक ट्राई करिएगा। एक बर्तन में आधा किलो आटा लीजिएगा, आटा या मैदा लेकर, उसमें मैदा लेकर थोड़ी सी चीनी डालकर उसे गर्म जल मिलाइएगा, फिर रख दीजिएगा। वो आपको कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद आपको ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा। इसको क्या कहते हैं? ईस्ट तीव्रता से जनन करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं। इसमें हमने ईस्ट भी मिलाया है उस घोल में, फिर खमीर उठता हुआ दिखाई देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं, खमीर पैदा में का आयतन बढ़ जाता है। बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग का आधार, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जो कि गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। गेहूँ, चावल और फलों को क्या करते हैं? प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो गंध आती है एल्कोहल की, वो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनती है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पैस्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, आप सब जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन के इंजेक्शन देते हैं, अथवा प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं, प्रतिजैविक। ठीक है, इन औषधियों के स्रोत सूक्ष्मजीव होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार औषधि को प्रतिजैविक तथा एंटीबायोटिक भी कहते हैं। हम सभी अगर बुखार आता है, कुछ भी होता है, जुकाम होती है, तो एंटीबायोटिक जब दवाइयाँ लेते हैं किससे बनती है? सूक्ष्मजीवों से बनती है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटोसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाले प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लिया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 में। इसने क्या किया था? रोगों से बचाव के लिए संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्वीर पर हरे रंग के फफूंद और छोटे बीजाणु दिखाई दिए, तो उन्हें पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। ठीक है, वैक्सीन, टीका। शिशु में बच्चों को टीका लगाया जाता है। आप सभी के टीके लगे होंगे। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। कौन? टीका, वैक्सीन। शरीर का यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में
प्रविष्ट किया कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन टीकों द्वारा रोका जा सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपको बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। आप उसकी सूची तैयार करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आप टेलीविजन समाचार में पोलियो का टीकाकरण विज्ञापन देखे होंगे, पोलियो ड्रॉप। ठीक है, वास्तव में एक वो वैक्सीन है, टीका है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाए गए हैं। परिणाम स्वरूप विश्व में अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन मतलब खत्म हो गया है। आजकल सूक्ष्मजीव से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिससे मनुष्य व अनेक जंतुओं के रोगों से बचाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता वृद्धि होती है। सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये हरे नीले शैवाल हैं। ठीक है, पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं सूक्ष्मजीव। कैसे करते हैं? आप दो गड्ढे करना या फिर दो गमले लेना। उसमें एक में आप सड़े गले जो पौधों का कचरा होता है, पत्तियां होती हैं, गमला ए में रखना और दूसरे गमले में आप पॉलीथीन बोतल या फिर कांच खाली बोतलें वगैरह रखना और उसे मिट्टी से ढक देना। फिर आपको दिन बाद देखेंगे कि जो गमला ए है उसका अपघटन हो रहा है, मतलब कि वह सड़ रहा है। गमले बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो सूक्ष्मजीव है वह जैविक अपशिष्टों का ही अपघटन करते हैं, ना कि जो जैविक वस्तुएं नहीं है जैसे कि पॉलीथीन। ये सारे क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनका जो जैसे हैं वे वैसे ही रहते हैं। इसलिए सूक्ष्मजीव सिर्फ जैविक अपशिष्टों का ही अपघटन करते हैं। आपने कई सारे जानवर देखे होंगे जो मर जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उनका जैविक अपशिष्ट अपघटन होना चालू हो जाता है और फिर वे एकदम से विलुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हानिकारक व दुर्गंधयुक्त पदार्थ निम्नीकरण करके हम सूक्ष्मजीवों के उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव, हमने अब मित्र सूक्ष्मजीव पढ़ लिए थे, अब हानिकारक सूक्ष्मजीव हैं। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने में ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को सुनिश्चित करते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास या फिर पेयजल या भोजन द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने से भी रोग का संचारण हो सकता है। ठीक है, ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं वे संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि। जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा हजारों रोगकारक वायरस वायु में आ जाते हैं। वे वायरस श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें छींकते वक्त क्या करना चाहिए? रुमाल वगैरह मुंह पर लगा लेना चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीव के रोगवाहक का कार्य करते हैं। जैसे मक्खी का एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर मक्खी बिना ढके हुए खाने पर बैठती है और रोगाणु को स्थानांतरित कर देती है। इसलिए हमें हमेशा सलाह दी जाती है कि भोजन को ढककर रखना चाहिए, बिना ढके हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। मादा एनोफिलीज, ये मच्छर का एक उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम क्या होता है? जिससे मलेरिया फैलता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है।
हम मलेरिया अथवा डेंगू को नियंत्रित किस प्रकार कर सकते हैं? मच्छर जहाँ पे पैदा होते हैं, जल भराव है वहाँ पे जल भराव नहीं होने देना है। इसी से हम मच्छरों को फैलने से रोका जा सकता है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों को होने द्वारा अन्य सामान्य रोग कौन कौन से हैं? क्षय रोग है, किससे फैलता है? जीवाणु से, वायु द्वारा। खसरा वायरस वायरस से फैलता है, वायु द्वारा। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, वायु सीधे संपर्क से। पोलियो वायरस से फैलता है, वायु जल से। बचाव के कारण क्या है? रोगी व्यक्ति पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना और रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं से अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण। अगला देखते हैं, हैजा जीवाणु द्वारा फैलता है, टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा फैलता है। हैजा जो है वो जल भोजन से संचरण कर सकता है और टाइफाइड जल द्वारा। व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति अपक्के भोजन, उबला पेयजल या टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, जल द्वारा। उबले हुए पेय का उपयोग करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर से फैलता है, मच्छरदानी का उपयोग, मच्छर भगाने वाले रासायन का प्रयोग, कीटनाशक छिड़काव, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं रहने दें। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग हमने पढ़ लिए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वे अन्य जंतुओं में भी रोग पैदा कर सकते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो कि एंथ्रेक्स रोग के कारक हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग जो जीवाणु द्वारा होते हैं। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि में पौधों में रोग कारक हो सकते हैं। रोगों के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। ठीक है, कुछ रसायनों के प्रयोग से सूक्ष्मजीव को नियंत्रण में पाया जा सकता है। ये टेबल है सूक्ष्मजीव जो पौधों में होते हैं, जैसे कि पादप रोग है, नींबू कैंकर, नींबू में छेद हो जाते हैं, काले काले धब्बे हो जाते हैं, वो जीवाणु होता है, वो भी वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, गेहूँ की रस्ट, ठीक है, कवक द्वारा होती है, वायु बीज। भिंडी की पीत वायरस से होती है, कीट होता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। ठीक है, आप कहीं खाना खाने गए और आपकी तबीयत खराब हो गई और आपकी उल्टी होने लग गई। इसका मतलब क्या हुआ? आप फिर अस्पताल गए, डॉक्टर ने बताया कि आपको क्या हुआ है? खाद्य विस्कटन हुआ है, मतलब कि फूड पॉइजनिंग हुई है। ये सूक्ष्मजीव द्वारा सुंदसित भोजन करके, सुंदसित मतलब जो खराब भोजन होता है वो हम खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं, वो हम खा लेते हैं तो वे विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं और वो हमारे अंदर जाकर फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। ये भोजन जो विषाक्त बना देते हैं, इसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, खराब होने से बचाएं। खाद्य परीक्षण, अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों की परीक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर में परीक्षण कर इस प्रकार कर सकते हैं। जानते हैं कि खुले में और नम स्थानों पर रखी ब्रेड में कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को दूषित कर देते हैं। सुंदर भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद खराब हो जाता है, रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है। भोजन में का संदूषक एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक उपाय क्या है? नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। इसीलिए हम जब अचार वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें तेल डालते हैं ज़्यादा, अतः इन्हें परीक्षक कहते हैं, नमक और खाद्य तेल को। हम नमक अथवा खाद्य तेल का प्रयोग अचार बनाते समय करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइलसफेट सामान्य परीक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में रासायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण, सामान्य नमक का उपयोग मांस मछलियों परिरक्षण के लिए कराते हैं। लंबे समय तक मांस मछलियों के ऊपर नमक को छिड़क देते हैं, जिससे वे
परीक्षण से बचाया जा सकता है। चीनी द्वारा परीक्षण, जैम, जेली, स्क्वैश परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थों में नमी में कमी आती है, जिससे संदेशन जीवाणु में वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। तेल व सिरके द्वारा, वही सेम, तेल व सिरके का उपयोग भी अचार में संदेशन से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जी, फल, मछली, मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म व ठंडा करना, आप सभी ने अपने घर में देखा होगा कि दूध को उबाल कर रखते हैं, तो उससे क्या होता है, अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार आपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख के देखा होगा, उससे क्या तापमान में कमी हो जाती है, जिससे सूक्ष्मजीव की वृद्धि में रोक लग जाती है। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वह सूक्ष्मजीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पैस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम भी पौष्टिकरण रख दिया लुईस पैस्चर के नाम पर। भंडारण पैकिंग, आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा प्रदान होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आप सभी ने कक्षा 6 व 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा। लेग्यूम पौधे जैसे दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों में ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम, मटर, जो एक सहजीविता, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी जैविक सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होते हैं। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी की जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद भी मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में आ जाते हैं। कुछ अपशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामवत क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की लगभग मात्रा स्थिर रहती है। ये नाइट्रोजन चक्र है। जैसे कि भूमंडलीय नाइट्रोजन है, ये तड़ित नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, नीचे आई, मिट्टी में चली गई, मिट्टी से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक की गैसीय नाइट्रोजन परिवर्तित हो जाती है और वापस वायुमंडल में आ जाती है। एक चक्र पूरा हो गया। दूसरे चक्र देखते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवालों में स्थिरीकरण हुआ। उनका क्या हुआ, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर दिया जीवाणु ने, फिर मिट्टी में आ गई, मिट्टी से दोबारा गैस में चेंज हो गई और वायुमंडल में आ गई। ठीक है। इस तरह मिट्टी से जो नाइट्रोजन यौगिक हुए वो पौधों से द्वारा अवशेषित हो गए और फिर जंतुओं द्वारा खा लिए गए और उत्सर्जन मृत्यु के दौरान दोबारा मिट्टी में चले गए। मिट्टी से गैस में कन्वर्ट होकर, गैस में बदलकर वातावरण में आ गए और वायुमंडल में दोबारा मिल गए। ठीक है, धन्यवाद। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको इस अभ्यास की प्रश्नावली की मैं लिंक सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।